दोस्तों, मैं हूं आपका कमल धर्मसोत और आज मैं चित्तौड़गढ़ शहर में पहुंच चुका हूं। चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह बनास की एक सहायक नदी बैराज नदी पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मेदपाटा के राजपूत राज्य का एक प्रमुख गढ़ था। आधुनिक मेवाड़ चित्तौड़गढ़ शहर गंभीरी और बैराज नदी के तट पर स्थित है। चित्तौड़ किले का घर है जो भारत और एशिया का सबसे बड़ा जीवित किला है। इसे 3 बार लूटा गया। पहली बार 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, फिर 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा और अंतिम बार मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1568 में। चित्तौड़ मीरा की पूजा की भूमि रहा है। यह पन्ना दाई और रानी पद्मिनी के लिए भी जाना जाता है। मूल रूप से चित्रकूट कहे जाने वाले चित्तौड़ किले के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण मौर्य राजपूत राजा चित्रांगद ने कराया था। कहा जाता है कि गुहिला, जिन्हें गहलोत नाम से जाना जाता है, शासक बापा रावल ने 728 ईस्वी या 734 ईस्वी में किले पर कब्जा कर लिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस किंवदंती की ऐतिहासिकता पर संदेह करते हैं। उनका तर्क है कि गुहिलों ने बाद के शासक अल्लाता के शासनकाल से पहले चित्तौड़ को नियंत्रित नहीं किया था। उस समय चित्तौड़ को चित्तौड़ के नाम से जाना जाता था। 1251 और 1258 के बीच बलबन ने बार बार सैनिकों को चित्तौड़ किले तक पहुंचाया। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर उलग खान ने रणथंभौर, चित्तौड़ और बूंदी किलों की दिशा में घेराबंदी की। 1303 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने गुहिला राजा रतन सिंह को हराया। चित्तौड़ ने अपने उत्तराधिकारियों के काल में प्रमुखता प्राप्त की, जिसमें राणा कुंभा और राणा सांगा शामिल थे। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने किले की घेराबंदी की और उसे जीत लिया। हालांकि बहादुर शाह चित्तौड़ को लंबे समय तक नहीं पकड़ पाए और उनके जाने के कुछ ही समय बाद सिसोदिया ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1567-68 में मुगल सम्राट अकबर ने किले की घेराबंदी की और उस पर कब्जा कर लिया। 1615 में अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के बीच एक शांति संधि के हिस्से के रूप में मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया और किले के साथ साथ चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों को मेवाड़ को दे दिया। हालांकि किले द्वारा प्रस्तुत सैन्य खतरे के कारण इसे कभी भी मजबूत नहीं किया गया था, यहाँ तक कि मुरम्मत भी नहीं की गई। बाद में यह ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान 1905 में
किले का नवीनीकरण किया गया था। तो विजय स्तंभ जो आप देख रहे हैं, एक विशाल 9 मंजिला मीनार है जिसे महाराणा कुंभा ने 1440 में मालवा और गुजरात के शासकों पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। यह मीनार 122 फीट यानी 37 मीटर ऊंची है और 10 फीट यानी 3 मीटर ऊंचे आधार पर खड़ी है। मीनार की बाहरी दीवारों पर मूर्तियां और नक्काशी है। मीनार नीचे शहर के किसी भी हिस्से से दिखाई देती है। मीनार के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 157 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह ऊपर से आसपास के क्षेत्र का शानदार नज़ारा पेश करती है। मीनार की अंदर की दीवारों पर देवताओं, हथियारों आदि की छवियां उकेरी गई हैं। अब बात करते हैं कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फेम की। कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में निर्मित 22 मीटर ऊंचा और 72 फीट का मीनार है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बना है। यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ को समर्पित है। इसे एक व्यापारी ने बनवाया था और इसे जैन देवताओं की आकृतियों से सजाया गया है। यह 7 मंजिला स्तंभ है जिसे दिगंबर जैन संप्रदाय के बिहारवाल महाजन सनाया ने बनवाया था। इसके चारों कोनों पर दिगंबर शैली में श्री आदिनाथ जी की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जिनमें से प्रत्येक 5 फीट लगभग 1.5 मीटर ऊंची है और अन्य जगहों पर जैन देवताओं की कई छोटी मूर्तियां भी उत्कीर्ण हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो जयपुर शहर है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों तरफ जो बिल्डिंगें हैं गुलाबी रंग की हैं। तो ये जो जयपुर, इसको गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ। बात यूँ है कि महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1876 में रानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में शहर की अधिकांश इमारतों को गुलाबी रंग से रंगवाया था। उस समय गुलाबी रंग आतिथ्य का प्रतीक था और जयपुर के लोग अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रिंस अल्बर्ट ने शहर को गुलाबी शहर का नाम दिया और यह नाम यहीं से शुरू हुआ। जयपुर के कई रास्ते आज भी लाल रंग के हैं, जो शहर को एक अलग रूप देते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और अपने बाज़ारों, किलों, मंदिरों और महलों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जाना जाता है ये शहर जयपुर। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस जो जयपुर शहर है, इसमें एक तो हवा महल बहुत मशहूर स्थान है, दूसरा जल महल। तो अब हम बहुत जल्द हवा महल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम जल महल देखेंगे और फिर यहाँ का अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जो है वो देखेंगे। तो ऐसे करके हमारा जो जयपुर का दौरा है, जयपुर की जो हमारी यात्रा है वो कंप्लीट होगी और आज का पूरा दिन हम जयपुर में घूम के बिताने वाले हैं। तो अब हम जयपुर के जो मेन बाज़ार है वहाँ से गुज़र रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों तरफ जो बिल्डिंगें हैं गुलाबी रंग से रंगी हुई हैं और बहुत अच्छा एक दृश्य नज़र आ रहा है। यह एक ही रंग की सभी बिल्डिंगें देखते हुए। तो अभी मैं आपको
बताना चाहूँगा हवा महल के बारे में, जहाँ हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। हवा महल भारत के राजस्थान के जयपुर शहर में एक महल है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह जयपुर के सिटी पैलेस के किनारे पर है और जनाना या महिलाओं के कक्षों तक फैला हुआ है। हवा महल, जिसे हवाओं के महल के रूप में जाना जाता है, जयपुर राजस्थान में सबसे अच्छी वास्तुकला में से एक है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण 1799 में किया था। हवा महल को बहुत ही अनोखा माना जाता है क्योंकि इसमें कई छोटी खिड़कियां और बालकोनियां हैं जो एक छत्ते की तरह लगती हैं। इस संरचना का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह, राजस्थान राज्य के झुंझुनू शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह के पोते द्वारा किया गया था। ये खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण, इसका 5 मंजिला बाहरी भाग छत्ते के समान है, जिसमें 953 छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, वो है, और जो जटिल जालीदार काम से सजी हुई हैं। जालीदार डिज़ाइन का मूल उद्देश्य शाही महिलाओं को बिना देखे नीचे सड़क पर मनाए जाने वाले रोजमर्रा के जीवन और त्योहारों को देखने की अनुमति देना था। इस वास्तुशिल्प विशेषता ने वेंचुरी प्रभाव से ठंडी हवा को भी गुजरने दिया, जिससे गर्मियों में उच्च तापमान के दौरान पूरा क्षेत्र अधिक सुखद हो जाता था। कई लोग हवा महल को सड़क के दृश्य से देखते हैं और सोचते हैं कि ये महल का सामने का हिस्सा है, लेकिन यह पीछे का हिस्सा है। 2006 में 4,568 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत से स्मारक को नया रूप देने के लिए 50 वर्षों के अंतराल के बाद महल पर नवीकरण कार्य शुरू किए गए थे। पत्थर से बनी नक्काशीदार स्क्रीन, छोटे छोटे झरोखे और मेहराबदार छतें इस लोकप्रिय पर्यटक स्थल की कुछ खासियतें हैं। स्मारक में लटकते हुए कंगनी भी हैं जो बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। तो ये जो बात थी, मैंने आपको हवा महल के बारे में जानकारी दी जो मैंने एकत्रित की है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं अभी हवा महल के सामने खड़ा होके ये वीडियो बना रहा हूँ और यह जयपुर का एक विशेष स्थान है जिसे देखना ही बनता है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य नज़र आता है यहाँ खड़े होकर के देखने में। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और ये जो हवा महल है इसको देखने के बाद हम आगे जाएंगे। आम्बेर फोर्ट भी देखना है, सबसे जो महत्वपूर्ण एक स्थान है जयपुर का, आम्बेर फोर्ट, जिसे आमेर फोर्ट भी कहते हैं, वहाँ भी जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं हवा महल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि यह जो बहुत ही भव्य स्थान है जयपुर का। तो ये राजस्थान में केवल एक ही मेल हाथी है, ऐसा हमें बताया है ये जो लोग यहाँ काम करने वाले हैं। हाँ जी भाई साहब, अब आप बताएं। हाँ जी, ये हाथी गांव के बारे में कब ये 2010 में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया। अच्छा, तो ये हाथी कहाँ से लाए आप? ये सब डोनेटेड एलिफेंट होता है जो अच्छा। ताम्रपत्र पे लिखा हुआ आता है हाँ हाँ। डोनेशन के लिए, उसके तरफ से मिला हुआ है। अच्छा, ये किसने, आप बोल रहे थे कि जो राजा जैसे राजा महाराजा ने से भी मिले, हाँ हाँ। और कुछ क्या होता है मंदिरों में भी रहते हैं,
अच्छा। जो पुजारी लोग रखते हैं, लेकिन फिर वो क्या है कि कोई लोग संभाल नहीं पाते इनको, हाँ जी। तो उनकी तरफ से भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पे हाथी गांव में कितने हाथी हैं टोटल आज के 66 एलिफेंट है, ए 66। ठीक ठीक। जिसमें एक मेल है, बाकी सारे फीमेल। सभी फीमेल है। हाँ जी। क्या बात है। और क्या हाथी गांव के बारे में आप बताना चाहेंगे? जिसे 2010 में गवर्नमेंट ने जगह प्रोवाइड करवाई। इससे पहले जितने भी हाथी थे सब सिटी एरिया में रहते थे, प्राइवेट शेल्टर में। अच्छा जी। काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था। बाद में गवर्नमेंट के पास ये जगह था, उन्होंने डेवलप किया। टूरिस्ट इनकम भी हो जाती है और टूरिस्ट इन्वायरमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक ठीक तो जैसे एंट्री टिकट जो पे करते हैं वो गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट का टिकट है सर। ठीक। यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है जिससे इनका खाना वगैरह आता है हाथियों का हाथियों का, क्योंकि हाथी का जो पर डे का एक्सपेंस होता है 4 से 5 हज़ार रुपये होता है सर, एक दिन का। एक दिन। उसमें क्या खिलाते हैं आप इनको? चार। मॉर्निंग में मक्के का जो ग्रास होता है अच्छा। और ग्रीन ग्रास अच्छा जी। वो खिलाते हैं। दिन में शुगर कैन खिलाते हैं। अच्छा। रात में चपाती बनता है हर हाथी के लिए। अच्छा, चपाती चपाती कितना बड़ा होता है वो चपाती जो होता बड़ा है? साइज रहता है सर। एक चपाती का जो वेट होता है 3 से 4 किलो होता है। अच्छा जी, क्या बात है। तो वो चपातियाँ बनती है। उसके बाद भी हमारे सोने से पहले इनके सामने गन्ना वगैरह डालते हैं हम, जिसको ये रात में खत्म कर देते हैं। तो आप जो लोग यहाँ इनकी देखभाल करते हैं, आपको सरकार से तनख्वाह मिलती है? नहीं नहीं, तो हाथी आपको? प्राइवेट है, सरकारी थोड़ी है हाथी सर। अच्छा जी, हाथी प्राइवेट है प्राइवेट है, जी, जगह गवर्नमेंट की है। जगह गवर्नमेंट की है। तो फिर आपको क्या इनकम, कहाँ से आपको इनकम मिलती है? सर कौन? इनकम कुछ नहीं, क्योंकि अब पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। अच्छा। अब जैसे शादियों में हाथी जाते हैं, हम्म। तो मेन जो सोर्स है इनकम का वो है। बाकी जो एक्टिविटीज हम करवाते हैं उनसे इनका खाना वगैरह ही चलता है। अच्छा अच्छा। तो जो शादियों में लेके जाते हैं वो आपकी इनकम होती है? वो हमारी इनकम नहीं कह सकते उसको। उससे ये होता है कि हमारा घर का भी चल जाता है। मेरा मतलब यही है कि आपका खर्चा कैसे चलता है भैया? जो आप लोग इतनी देखभाल कर रहे हैं, जैसे फैमिलीज रह रहे हो आप लोग। सर क्या होता है, जैसे शादी में हाथी है, अब वो डिपेंड करता है कितना दूर जा रहा है। ठीक है, फिर उसमें से कॉस्टिंग आती है, उसमें से जो महावत हमने रख रखे हैं उनकी सैलरी निकलती है, फिर हाथी का खाना निकलता है, जो रेस्ट इनकम बचती है वो हमारे लिए होती है। ठीक ठीक। तो आप यहाँ से पैदल चला के लेके जाते हाथी को या क्या कोई और सर चीज? 15 किलोमीटर तक पैदल। अच्छा, नहीं तो क्या उसके बाद में ट्रक क्या होता है ट्रक में? जी। तो ट्रक इसके लिए स्पेशल रखा होता है या आप हायर करते हो ट्रक को? नहीं, ट्रक हायर करते हैं, लेकिन जो ट्रक आते हैं वो स्पेशली इनके लिए आते हैं। वो हाथी के लिए ट्रक होता है। हाँ जी। तो उसको फिर ये बांध लिया जाता है या कैसे हाथी उसमें जाता है ट्रक में खड़ा होके? नहीं, खड़ा होके जाता है सर, बैठ तो के। गिरता तो नहीं हाथी उसमें? नहीं नहीं। जब ट्रक में लेके जाते हो गिरता नहीं वहाँ पे? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया बात है। आपने बोला कि 66 हाथी यहाँ पे हैं, जी एक मेल है और 65 फीमेल है। जी जी सर। तो आपको क्या लगता नहीं कि एक ही मेल क्यों, ज़्यादा नहीं होना चाहिए? सर क्योंकि ब्रीडिंग बंद कर रखा है। अच्छा। ब्रीडिंग इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि हाथी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। अच्छा जी। अभी ब्रीडिंग करवाते रहेंगे और भी पैदा होते रहेंगे, उनको संभालना, जो इनको खिलाने का है वो उनको भी खिलाना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि जैसे हाथी का बच्चा होता है तो 2 साल तक तो पेट में रहता है। अच्छा। जब तक हाथी को हम काम में नहीं रख सकते। अच्छा। उसके बाद में जैसे बच्चा हुआ उसके बाद में माँ काम नहीं करेगी। अच्छा। तो फिर उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है और बुरा भी है। आप क्या ये बता सकते हैं कि पिछले 1-2 साल में कितने हाथी के बच्चों ने जहाँ जन्म लिया? नहीं, कब लिया? लास्ट 2013 से पहले। 2013 से पहले, आज से 11 साल पहले। 11-12 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद कोई किसी हाथी के बच्चे ने जन्म नहीं लिया? हथनी के बच्चे ने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये, और यहाँ जो सवारी करवाते हैं आप, उसका क्या चार्ज होता है या उसी में टिकट में चार्ज होता है? नहीं, वो टिकट अलग है। हाथी की सवारी की हाथी की टिकट सवारी। कितना? वो वो कितनी? 1100 रुपये एक आदमी का होता है। एक आदमी का? इसमें 20 से 25 मिनट की राइड। अच्छा, वो यहीं घुमाते हैं बीच में, अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, 1100 रुपये का टिकट है। सही है। और कुछ बताना चाहते हैं आप हाथी गांव के बारे में? एक्टिविटीज है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल है सर। कुणाल। तो आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरा पिताजी का नाम मुरली प्रसाद। मुरली प्रसाद। तो दादाजी का नाम भी याद है? दादाजी का भी है।
क्या नाम उनका? मांगीलाल जी। मांगेलाल जी। तो वो सभी ये हाथी का पालन पोषण इसी काम में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरा नाम कमल धर्मसोत है। मैं एक चैनल चलाता हूँ, कमल धर्मसोत शो। ओके। मैं अमेरिका से हूँ, बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया, वहाँ से हूँ, लेकिन यहाँ पंजाब में रहता हूँ, फगवाड़ा में। तो वहाँ से घूमने आए हैं आपका ये देखने हाथी गाँव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये आमेर, आमेर गांव, जो ये अमेर फोर्ट है या एम्बर फोर्ट है? दोनों नाम से जाना जाता है, अंबर फोर्ट एंड अंबर पैलेस। और 16वीं शताब्दी का है, 16वीं शताब्दी में बना है जी। राजा और ये मान जो सिंह, गांव है अमेर, वो 1000 1000 से। कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे? मीना लोग, मीना। वो शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, कबीले। कबीले के रूप में रहते थे वो लोग। तो उनका एक प्रोफेशन था लोगों से मारकाट करना, छीना झपटी करना, अच्छा। और गोरिल्ला वार में बड़े एक्सपर्ट थे। वो पेड़ों पे चढ़ जाते थे, सही है। और पहाड़ों पे छुप जाते थे। तो अच्छा। हमारे राजाओं को बड़ा दिक्कत था कि उनसे जीत पाना, उनसे कॉन्कर कर पाना, उनको हासिल कर पाना। अच्छा जी। तो हर एक राजा की जो वीक पॉइंट होती थी वो उनके राजगुरुओं को पता होती थी, जो उनके गुरु होते थे उन लोगों को पता होती थी। ठीक है। तो मीनाओं का राजगुरु जो था, उससे हमारे राजपूत राजाओं को टिप मिला कि आप दिवाली के एक नाइट पहले, यानी अमावस्या के नाइट में जब इन पे अटैक करेंगे, अच्छा। तो ये लोग कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। उसका रीजन है ये अपने आर्म्स एंड वेपन्स, जो हथियार होते हैं, उसको पानी के पॉन्ड में रख के, यानी लेक में रख के, और अपने प्रतिपक्ष का पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। अपने ठीक को है। फादर्स का। तो उस दिन इन लोगों ने अटैक किया, राजपूत राजाओं ने फतेह हासिल कर ली, मतलब जीत हासिल कर ली। बट एक गिल्ट रह गया मन में कि हमने नियतों को मार दिया। अच्छा। वेपन्स नहीं उठाते ना। अच्छा, राजपूत लोग कभी इनोसेंट लोगों को नहीं मारते हैं, जो इनके पास हथियार नहीं होते। अच्छा। तो वो गिल्ट रहा मन में। तो उस गिल्ट को जाहिर करने के लिए, उस अफसोस को जाहिर करने के लिए इन्होंने एक ट्रेडिशन चला दिया शुरू से अभी तक, जब से ये लोग ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं और दिवाली। अच्छा। जी हाँ, राजपूत लोग जो है हमारे, वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं दिवाली में। दिवाली के दिन जी, राजा और रानी दोनों, क्योंकि वो जो दगा दिया उनको। जी, मतलब मीना लोगों को हथियार नहीं थे उनके पास और इन्होंने उन पे मार कर दिया। उसके एवज में ये लोग ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अभी जो हम पैलेस देखने जा रहे हैं उसका ये बाउंड्री वॉल है, 3rd लार्जेस्ट वॉल। अच्छा। ये 3रा लार्जेस्ट वॉल है अच्छा। दुनिया का। फर्स्ट वन वो है चाइनीज, चाइना वॉल। सेकंड है कुंभलगढ़, महाराणा प्रताप का अच्छा। फोर्ट, जो उदयपुर के पास है। तीसरा इसको ये बोलते हैं खेड़ी द्वार है। खेड़ी नहीं, गेट। खेड़ी गेट तो ये अभी का, ये नीचे वाले गेट का नाम है। हाँ। वैसे इसका नाम है वैली गेट, यानी घाटी गेट। अच्छा। जी, ठीक है। तो ये चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है जो हमारे पैलेस के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अच्छा। अब ये सामने भी आपको वॉल दिखेगा। ठीक है जी ये बाउंड्री के लिए बनाया गया। जी, पैलेस के प्रोटेक्शन के लिए। पैलेस की protection। ये बाद में बना ना? नहीं, पैलेस के साथ साथ ही बना था। वो देखिए सामने दिख रहा है आपको। अच्छा। जी, ठीक है। तो अभी 3 लोग रहते हैं। राजा महाराजा ने 16 के बाद वापस से इसको बसा दिया गांव को, 1080 के बाद, सॉरी। अच्छा। तो 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पहले है मीना, जो जिनके बच्चे रह गए थे। अच्छा। और दूसरे हैं राजपूत, जो राज परिवार के सोल्जर्स होते थे, सैनिक लोग। और तीसरे हैं मुस्लिम्स। तो ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं, अभी भी रहते हैं गांव में। एक मिनट रुकिएगा जरा। जी, 3 लोग रहते हैं सर। उनका प्रोफेशन जो है, हम लोग एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट नहीं है। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर में इसलिए एक्सपर्ट नहीं है, हमारे राजस्थान में 2 चीज़ों की कमी है। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और सेकेंडरी हमारे यहाँ बरसात बहुत कम है। तो बरसात कम है तो एग्रीकल्चर बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें क्या फिर पानी परचेज करके लाना पड़ेगा बाहर से। ओके। तो हम लोग 3 एक्टिविटीज में बिजी हैं। पहला है टेक्सटाइल, जैसे प्रिंटिंग वर्क जो करते हैं हम लोग, आपने सुना होगा, ब्लॉक प्रिंटिंग। हाँ जी, हाँ जी। और टाई एंड डाई, मगर वेजिटेबल कलर से हम लोग करते हैं, सब्जियों के कलर से। अच्छा। तो वो हमारा एक पहला प्रोफेशन है।
सेकंड है हमारा कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ जेमस्टोन्स, नगीनों को तराशने का काम। आपको पता होगा पूरे इंडिया में जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 84 रत्न आते हैं, अच्छा और जी। तराशे जाते हैं। और तीसरा है हमारा हैंडीक्राफ्ट, क्या? हैंडीक्राफ्ट, हाथ के Handicraft, बने हुए आइटम। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं। ये 3 चीजें मशहूर है यहाँ की जयपुर के। ठीक। और अभी हमारा 850 परिवार है जो इस विलेज में रहता है, वही करते हैं ये सब हैंडीक्राफ्ट का काम करते सारा, टेक्सटाइल, जेम्स और हैंडीक्राफ्ट हैं। ओके। जी। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कॉबल रोड है, पत्थरों का रोड। उस जमाने में हाथी घोड़े से, तो ये गवर्नमेंट चेंज नहीं करती, बिकॉज हमारा पहले जो है वो यूनेस्को पे लिस्टेड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है हम लोग, ठीक ठीक। तो इसलिए उसको चेंज नहीं कर रही है, वरना चाहे तो 2 मिनट में सीमेंटेड बना सकती है। ये नहीं करते। जी, तो उसको ऐसे ही छोड़ रखा है ताकि ये हेरिटेज लुक दे कि हाँ ये पुराना स्टाइल ऐसा कुछ हुआ करता था, पत्थरों का रोड। सही है। तो यहाँ जो फोटो खींचने का कितने जगह पर आप रोक के हमारा फोटो खींचेंगे? अभी ऊपर चलेंगे ना, अच्छा। तो जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैं फोटो खींच दूंगा आपका। आप ठीक। गुड। दैट्स इट, इतना ही ये हिस्ट्री है। अभी और बताऊंगा सर, जैसे बताइए। जैसे अपन आगे चलेंगे सब बताते रहूँ। दोस्तों, हम आमेर किला या अंबर फोर्ट में पहुंच चुके हैं। आमेर किला या अंबर फोर्ट भारत के राजस्थान के आमेर में स्थित एक किला है। आमेर 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला एक शहर है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। एक पहाड़ी पर स्थित यह जयपुर में प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आमेर किला अपनी कलात्मक शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। अपने बड़े प्राचीर और द्वारों और कोबर्ड रास्तों की श्रृंखला के साथ किला मावटा झील को देखता है, जो आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। आमेर पैलेस राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी कुछ इमारतों और काम में मुगल वास्तुकला का प्रभाव है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित आकर्षक भव्य महल 4 स्तरों पर बना है। इसमें दीवाने आम या सार्वजनिक श्रोताओं का हाल है, दीवाने खास या निजी श्रोताओं का हाल, शीश महल, दर्पण महल या जय मंदिर और सुख विलास शामिल हैं। यहाँ महल के भीतर पानी के झरने के ऊपर बहने वाली हवाओं द्वारा कृत्रिम रूप से ठंडी जलवायु बनाई जाती है। इसलिए आमेर किले को आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। महल राजपूत महाराजाओं और उनके परिवारों का निवास स्थान था। किले के गणेश गेट के पास महल के प्रवेश द्वार पर चैतन्य पंथ की देवी शिला देवी को समर्पित एक मंदिर है, जिसे राजा मान सिंह को दिया गया था जब उन्होंने 1604 में बंगाल के जैसोर के राजा को हराया था। राजा मान सिंह की 12 रानियां थीं और राजा जय सिंह की केवल 1 रानी थी। इसलिए उन्होंने 3 पुरानी रानियों के कमरों के बराबर एक कमरा बनवाया। यह महल जयपुर किले के साथ उसी अरावली पर्वत श्रृंखला के चील का टीला के ठीक ऊपर स्थित है। महल और जयगढ़ किले को एक परिसर माना जाता है क्योंकि दोनों एक भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं। यह मार्ग युद्ध के समय में एक भागने के मार्ग के रूप में था, ताकि शाही परिवार के सदस्य और आमेर किले में रहने वाले अन्य लोग अधिक खतरनाक जयगढ़ किले में जा सकें। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीक्षक ने आमेर महल में वार्षिक पर्यटक आगमन की सूचना 5000 आगंतुकों को प्रतिदिन दी,
जिसमें 2007 के दौरान 1.4 मिलियन आगंतुक थे। 2013 में कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में आमेर किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आमेर एक मीना राज्य था जिस पर सुसावत कबीले का शासन था। काकिल देव ने सुसावतों को हराने के बाद खोह के बाद आमेर को धुंधार की राजधानी बनाया। काकिल देव दुल्हे राय का पुत्र था। प्रारंभिक समय में जयपुर राज्य को आमेर या धुंधार के नाम से जाना जाता था और इसे 5 अलग अलग जनजातियों के मीणा प्रमुखों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यह देवती के बरगुर्जर राजपूत राजा के अधीन थे। बाद में एक कछवाहा राजकुमार दुल्हा राय ने मीणाओं की संप्रभुता को नष्ट कर दिया। जयसिंह प्रथम ने 1600 के दशक की शुरुआत में इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में लगातार शासकों द्वारा इसमें सुधार और परिवर्तन किए गए, जब तक कि 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में कछवाहों ने अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित नहीं कर दी। मध्ययुगीन काल में आमेर को धुंधर, जिसका अर्थ है पश्चिमी सीमाओं में एक बलि का स्थान, के रूप में जाना जाता था और 11वीं शताब्दी के बाद से 1037 और 1727 ईस्वी के बीच कुछवाहों द्वारा शासित किया गया था, जब तक कि राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित नहीं हो गई। आमेर का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आमेर में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको आमेर फोर्ट के बारे में बताया और अब हम पहुंच गए हैं जल महल में, जल महल के सामने। तो वहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको इसके जल महल के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। तो जल महल भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है, जैसे आपको मालूम ही है। महल का निर्माण मूल रूप से 1699 के आसपास हुआ था। इमारत और इसके आसपास की झील को बाद में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा पुनर्निर्मित और बड़ा किया गया था। जल महल राजपूत शैली की वास्तुकला का एक भव्य प्रदर्शन है। इमारत से मानसागर झील का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, लेकिन भूमि से अलग होने के कारण यह झील के पूर्वी किनारे पर मानसागर बांध से भी देखने लायक है, जो आसपास के नाहरगढ़ पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के सामने है। स्थानीय बलुआ पत्थर से निर्मित ये महल 3 मंजिला इमारत है, जिसकी तीसरी मंजिल केवल महल के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। पूर्वी हिस्सा सड़क किनारे सार्वजनिक सैरगाह से दिखाई नहीं देता है, जो कि महल का पश्चिमी हिस्सा है। झील के भर जाने पर पूर्वी हिस्से के अतिरिक्त निचले स्तर पर पानी के भीतर रहते हैं। जल महल में एक बगीचे के साथ एक छत है और बगीचे के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर 4 तिबारियां हैं। तिबारियों को बंगाल की छत शैली की वास्तुकला में डिज़ाइन किया गया है, जबकि छत पर 4 अष्टकोणीय छतरियां स्मारक के कोनों को चिन्हित करती हैं। महल को अतीत में धंसने का सामना करना पड़ा था
और जल जमाव के कारण आंशिक रिसाव भी हुआ था, जिसे राजस्थान सरकार की एक बहाली परियोजना के तहत मरम्मत की गई है। जयपुर के उत्तर पूर्व की ओर झील क्षेत्र को घेरने वाली पहाड़ियों में क्वार्टजाइट चट्टान की संरचनाएं हैं, जो अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला का हिस्सा हैं। परियोजना क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सतह पर चट्टान के संपर्क का उपयोग इमारतों के निर्माण के लिए भी किया गया है। वनों की कटाई, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में हवा और पानी की क्रिया से मिट्टी का कटाव हुआ है। नतीजतन झील में जमा हुई गाद झील के तल को क्रमिक रूप से ऊपर उठाती है। महल की छत पर मेहराबदार मार्गों के साथ एक बगीचा बनाया गया था। इस महल के प्रत्येक कोने में एक सुंदर गुंबद के साथ अर्ध अष्टकोणीय मीनारें बनाई गई थीं और 2000 के दशक की शुरुआत में किए गए जीर्णोद्धार कार्य संतोषजनक नहीं थे और राजस्थान के महलों के समान वास्तुशिल्प जीर्णोद्धार कार्यों के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने हाल के प्लास्टर वर्क को हटाने के बाद उन डिज़ाइनों की जांच की जो दीवारों पर मूल रूप से मौजूद डिज़ाइनों को समझ सकते थे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में खड़ा हूँ और अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जो है वो भारत का ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पुराना संग्रहालय है। भारत के राज्य संग्रहालय के रूप में कार्य करता है और यह भवन न्यू गेट के सामने शहर की दीवार के बाहर राम निवास उद्यान में स्थित है और यह इंडो सरसैनिक वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। इसे सरकारी केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। अपने संग्रह की विविधता के लिए इसे 19वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में से एक माना जाता था। इसे 2008 में पुनर्निर्मित किया गया और भारत के सबसे उन्नत संग्रहालयों में से एक के रूप में फिर से खोला गया। इस भवन को सैमुअल स्विंटन जैकब ने मीर तुजुमुल हुसैन की सहायता से डिज़ाइन किया था और इसे 1887 में सार्वजनिक म्यूज़ियम के रूप में खोला गया था। महाराजा राम सिंह शुरू में इस भवन को टाउन हॉल बनाना चाहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी माधो सिंह द्वितीय ने फैसला किया कि इसे जयपुर की कला का संग्रहालय होना चाहिए। संग्रहालय के संस्थापकों ने कई शिल्पों के बेहतरीन नमूने एकत्र किए और कभी कभी कुछ टुकड़े निर्मित भी करवाए। कर्नल टॉमस एच हैंडले को संग्रह को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दी गई। महाराजा और हैंडले को उनके सपनों को साकार करने में एक युवा इंजीनियर सैमुअल स्विंटन जैकब ने मदद की, जो लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। प्रत्येक इकट्ठी की गई वस्तु की हैंडले द्वारा सावधानी पूर्वक संकलित खाता वही हमारी सूची की रीढ़ है और आज भी एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम एक औद्योगिक शिल्प संग्रह से विकसित हुआ, जिसे हैंडले ने 1883 की भव्य जयपुर प्रदर्शनी के लिए एकत्रित किया था। इस बहुमूल्य संग्रह को अल्बर्ट हॉल नामक शानदार इमारत में रखा गया। हैंडले ने सूचित पर्यटन आयोजित करने के लिए गाइड और प्रदर्शनकारियों की नियुक्ति की।
एक अग्रणी पहल जिसे दुनिया भर के संग्रहालयों ने अपनाया। राजस्थान राजसी शासन के अधीन था और इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए पर्दा की प्रथा व्यापक थी। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक शुक्रवार महिला आगंतुकों के लिए आरक्षित था। इस तरह के कई अभिनव संग्रहालय प्रथाओं के लिए अल्बर्ट हॉल प्रसिद्ध हो गया और इसकी कई विशेषताओं को पश्चिम में भी बहुत सराहा गया। लेकिन संग्रहालय का मुख्य आकर्षण औद्योगिक कला और अन्य उत्कृष्ट टुकड़ों का विस्तृत संग्रह है। संग्रह महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय और हैंडले और जैकब की दृष्टि, प्रेरणा और प्रयासों के लिए बहुत कुछ है। संग्रहालय में कृतियों का एक समृद्ध संग्रह है जिसमें पेंटिंग, आभूषण, कालीन, हाथीदांत, पत्थर, धातु की मूर्तियां और क्रिस्टल के काम शामिल हैं। म्यूजियम में गुप्त, कुषाण, दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश काल के सिक्के शामिल हैं। यह शानदार संग्रह हैंडले के प्रयासों का परिणाम है जो स्थानीय कौशल और शिल्प को संरक्षित करना चाहते थे और जयपुर के लोगों के लिए अन्य स्थानों की सर्वश्रेष्ठ शिल्प कौशल का प्रदर्शन करना चाहते थे। हैंडले द्वारा 19,000 वस्तुओं का एक भंडार एकत्र किया गया था जिसमें हथियार और कवच, मूर्ति कला, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि से अंतर्राष्ट्रीय कला, मिट्टी के बर्तन, कालीन, आभूषण, संगीत वाद्य यंत्र, हाथी दांत, लकड़ी का काम और पत्थर का काम शामिल है। मिस्र के संग्रह में कई वस्तुएं हैं। एक मिस्र की मम्मी इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है। 17वीं शताब्दी का फारसी उद्यान कालीन और कई प्राचीन मूर्तियां संग्रहालय के प्रतिष्ठित खजाने में शामिल हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं जयपुर के बहुत ही मशहूर स्थान जंतर मंतर में। दोस्तों, जंतर मंतर 19 खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे राजस्थान के जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। स्मारक 1734 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह सिटी पैलेस और हवा महल के पास है। ये उपकरण नंगी आंखों से खगोलीय स्थितियों का अवलोकन करने की अनुमति देते हैं। वेधशाला टालेमिक स्थितीय खगोल विज्ञान का एक उदाहरण है जिसे कई सभ्यताओं द्वारा साझा किया गया था। स्मारक में 3 मुख्य शास्त्रीय खगोलीय निर्देशांक प्रणालियां हैं और प्रत्येक में काम करने वाले उपकरण हैं। क्षितिज शीर्ष स्थानीय प्रणाली, भूमध्य रेखीय प्रणाली और क्रांति वृत्त प्रणाली। कर्णमाला यंत्र प्रकार वह है जो 2 प्रणालियों में काम करता है। प्रारंभिक जीर्णोद्धार कार्य मेजर आर्थर गैरेट की देखरेख में किया गया था जो जयपुर जिले के सहायक राज्य अभियंता के रूप में अपनी नियुक्ति के दौरान एक उत्सुक शौकिया खगोल शास्त्री थे। जय सिंह ने देखा कि आकाशीय पिंडों की स्थिति निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जीज तालिका पर गणना की गई स्थितियों से मेल नहीं खाता था। उन्होंने अधिक सटीक जीज बनाने के लिए विभिन्न शहरों में 5 नई वेधशालाएं बनवाईं। जय सिंह
द्वारा बनाई गई खगोलीय तालिकाएं, जिन्हें जीज-ए-मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता है, भारत में एक सदी तक लगातार इस्तेमाल की गईं। इसके अलावा इसका उपयोग समय मापने के लिए किया जाता था। राजा जय सिंह ने जयपुर में निर्माण कब शुरू किया, ये अज्ञात है, लेकिन 1728 तक कई उपकरण बनाए गए थे और जयपुर में उपकरणों का निर्माण 1738 तक जारी रहा। 1735 के दौरान जब निर्माण अपने चरम पर था, जयपुर में कम से कम 23 खगोलविद कार्यरत थे और बदलते राजनीतिक माहौल के कारण जयपुर ने राजा जय सिंह की मुख्य वेधशाला के रूप में दिल्ली की जगह ले ली और 1743 में उनकी मृत्यु तक जय सिंह की केंद्रीय वेधशाला बनी रही। ईश्वरी सिंह के तहत उनके और उनके भाई के बीच उत्तराधिकार युद्ध के कारण वेधशाला ने समर्थन खो दिया। हालांकि ईश्वरी सिंह के उत्तराधिकारी माधो सिंह ने वेधशाला का समर्थन किया, हालांकि इसमें जय सिंह के अधीन समान स्तर की गतिविधि नहीं देखी गई। हालांकि प्रताप सिंह के तहत जंतर मंतर में कुछ बहाली की गई, लेकिन वेधशाला में गतिविधि फिर से कम हो गई। इस दौरान एक मंदिर का निर्माण किया गया और प्रताप सिंह ने वेधशाला के स्थल को बंदूक कारखाने में बदल दिया। भैरव मंदिर जंतर मंतर परिसर के भीतर स्थित राम सिंह ने 1876 में जंतर मंतर का जीर्णोद्धार पूरा किया और यहाँ तक कि उपकरणों की लाइनों में शीशा डालकर और प्लास्टर के कुछ उपकरणों को बहाल करने के लिए पत्थर का उपयोग करके कुछ उपकरणों को और अधिक टिकाऊ बनाया। तो यह स्टोरी थी जंतर मंतर की। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारा चैनल गुआर टाइम्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हो सके तो अपने पेज पर इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।